वेलकम टू पढ़रे केमिस्ट्री एंड जेम कैम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। दिसंबर 23 में जो हमारा नेट का एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन हम आज लेकर आए हैं। फिजिकल का पोर्शन आप जानते हैं कितना मैटर करता है हमारे अंदर, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके क्वेश्चंस, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो बड़े टॉपिक होते हैं उनसे इजी क्वेश्चन भी मिलते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं। हम जानते हैं कि पार्ट बी के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 35 अटेम्प्ट करने होते हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको करवाऊंगी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट बी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारी चैनल पर आपका वेलकम है। नेट के एग्जाम का मैं सॉल्यूशन आज आपके लिए लेकर आई हूँ, दिसंबर में जो अभी हुआ है रिसेंटली, और पार्ट बी का फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी। ओके, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट देखो इसकी क्या स्टेटमेंट दी हुई है। इसकी स्टेटमेंट को देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया हुआ है। फॉर स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन द करेक्ट प्लॉट ऑफ चेन लेंथ अगेंस्ट द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो क्या पता चल रहा है, पॉलीमर के चैप्टर से क्वेश्चन उठाया हुआ है, और पूछा क्या हुआ इसने, चेन लेंथ पूछी हुई है, डिग्री पॉलीमराइजेशन का ग्राफ पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी चेन लेंथ होती है और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या रिलेशन होता है। हमारा रिलेशन होता है कि चेन लेंथ क्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/1 माइनस के पी के। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो चेन लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 माइनस पी के, मतलब हमारी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस इक्वेशन को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, ये इक्वेशन इस टाइप से तो है नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन किसके लिए होती है, स्ट्रेट लाइन के लिए। इन ग्राफ को देखो, इस और इस इक्वेशन को देखो, हमारे पास यहाँ 2 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ दिए हुए हैं, और ये इक्वेशन किसी भी एंगल से आपको इस टाइप की नहीं लग रही है, यानी कि ये स्ट्रेट इक्वेशन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो ये वाले दोनों ग्राफ तो इसके अंदर हो ही नहीं सकते। और दूसरी चीज हमें क्या नोटिस करनी है कि जब हम p को इंक्रीज कर रहे हैं, p की वैल्यू को, तो n की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, वो मतलब बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। तो बट इसमें क्या बोला हुआ है, जैसे इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी वैल्यू बढ़ रही है अगर पी को इंक्रीज करते हैं तो एन की वैल्यू। और बट इसमें क्या हुआ है, पी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये वैल्यू आगे जाके कांस्टेंट हो रही है। बट इस इक्वेशन से अगर हम पी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो कहीं से लग रहा है हमें ये वैल्यू कहीं पे जाके कांस्टेंट होएगी, नहीं होएगी। तो ये वैल्यू आगे इंक्रीज करती जा रही है, तो ये ग्राफ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये वैल्यू तो इसने कांस्टेंट कर दिया आगे, बट पी की वैल्यू बढ़ाने पर एन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, ये हमारा आंसर है कि ये इस टाइप का ग्राफ शो होगा इस इक्वेशन के लिए। तो पॉलीमर से हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था पार्ट बी के अंदर। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, यानी कि थर्मोडायनेमिक से क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। आगे क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एक्स इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, एंथैल्पी का प्रेशर के अंदर चेंज, और ये इक्वेशन दी हुई है इंथाल्पी का और एंट्रोपी का चेंज बताया हुआ है। और इसने पूछा क्या हुआ है कि जो ये वेरिएबल एक्स है, ये वेरिएबल एक्स है वो किसके इक्वल होगा। अब ये इक्वेशन देख के आपको इस फैक्टर से पता चल रहा होगा कि ये थर्मोडायनेमिक की सेकंड इक्वेशन को बता रही है। अब डायरेक्ट बच्चे या तो सेकंड इक्वेशन याद कर लेते हैं, पर थर्मोडायनेमिक्स में इतनी इक्वेशन होती है हम सारी याद नहीं कर पाते, तो कुछ हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को याद कर लेते हैं और वहां से हम सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है अपनी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, इंटरनल एनर्जी का चेंज प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा इक्वल होता है से, मैंने इस तरीके से याद की हुई है, टीपी कर्ल, और ये माइनस में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये इक्वेशन हमने इस तरीके से याद की हुई है। अब क्या देखना है हमें, सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, p को माइनस वी में चेंज कर लिया, और ये हमारी वैल्यू सेकंड इक्वेशन की क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि हमें एंथैल्पी का चेंज देखना होता है प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये क्या हो जाएगा, जब p को हमने माइनस वी में चेंज किया तो ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, कर्ल v अपॉन में कर्ल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और माइनस को बदला है ना तो ये प्लस में हो जाएगा v। ठीक है,
टी को हमने माइनस वी में चेंज किया है। अब हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को हमने आगे, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे ये वेरिएबल दिया हुआ है, ये फैक्टर तो हमें मिल गया। अब इसको हमने चेंज करना है, यानी कि इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प लेंगे। ये क्या होता है, सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड, हे गॉड, हे गॉड ऑल यू। या फिर इसका सेकंड हम यहाँ से याद कर ले, सम हार्ड प्रॉब्लम्स गेट थ्रू अ वेरी इजी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर होता है, ये इसके अंदर एरो होते हैं। ठीक है, ये वाले फैक्टर हम पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव वाले लेते हैं। ओके, तो हमें चेंज करना है, चेंज देखना है किसका, हमने चेंज किसको करना है, कर्ल वी अपॉन में कर्ल टी करना है हमें, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको हम, जैसे ये इक्वेशन हमारी इस तरफ जा रही है तो इसके पैरेलल ही चलेंगे हम, तो ये चेंज देखना है हमें। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ल एस अपॉन में कर्ल पी। और जब हमारे किसी इक्वेशन के अंदर एस और पी साथ में आ जाते हैं, या तो हम एरो से देख लेते हैं या सिर्फ एस और पी से देख लेते हैं। तो अगर एक एस और पी आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। और देखो कांस्टेंट क्या लगेगा, अब वी से टी जा रहे थे तो वी कांस्टेंट हो रहा था, तो एस से पी जा रहे हैं तो इसके अंदर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का आ जाएगा, ये यहाँ पे पी हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन चेंज हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये हमारा था कर्ल एच अपॉन में कर्ल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कर्ल एच अपॉन में कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू किसके आ गया था, माइनस के टी ऑफ, ये वैल्यू किसके इक्वल आई है अपनी, ये इक्वल आई है हमारी माइनस के कर्ल एस अपॉन में कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और प्लस का पी था, और ये माइनस और माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा हमारा। कर्ल एस अपॉन में कर्ल पी एट टी वन अपॉन, ये यहाँ पे टी है और प्लस में पी। अब हमें इसको अरेंज करना है, तो हम अरेंज करेंगे इस फैक्टर को, जो हमारा क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे इसको। तो इसको इस तरफ ले आओ, स्टेटमेंट देखो हमारी क्या दी हुई है, कर्ल एस अपॉन में कर्ल पी दिया हुआ ना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो कर्ल एस अपॉन में कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ल एच अपॉन में कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसको इस साइड लेके गए, माइनस का पी हो गया, और ये क्या आ जाएगा, 1/t बाहर आ जाएगा। हमने ये माइनस वी किया था ना, तो ये इक्वेशन में प्लस वी इधर है, तो ये क्या है हमारा, प्लस वी है। ठीक है, तो ये उस साइड जाके माइनस वी हो जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ था एक्स क्या होगा इस इक्वेशन में, देखो इसने पूछा हुआ था, प्लस का सिंबल है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछी हुई थी, तो इस इक्वेशन में हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस ऑफ वी आई है। तो आंसर देख लेते हैं हम, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास, वी एस, माइनस वी और सी पी। तो हमारे पास आंसर में एक्स की वैल्यू माइनस वी आई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आंसर निकल गया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो पूछा हुआ था माइनस वी। हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन हमने लिखी थर्मोडायनेमिक्स की जो होती है, और उसको जस्ट रीअरेंज करना है और आपको फैक्टर निकल जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इतनी सारी इक्वेशन हम याद नहीं कर पाते, तो हम इसको फर्स्ट याद करके उससे ड्राइव कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मैक्सवेल स्क्वायर से हमें इक्वेशन ड्राइव करना इजीली आता है, ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये दिया हुआ है क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें एच कोई बोला हुआ है, ये फंक्शन की वैल्यू है, और हमें ये वैल्यू मतलब ये ऑपरेटर निकालना, कम्यूटेटर की वैल्यू क्या होगी, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, एच एंड पी ऑफ एक्स निकालना है। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, एच की वैल्यू हमें दी हुई है कि एच किसके इक्वल है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस में वी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करना है, तो इसके अंदर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि ये कैसे सोल्व होगा। अब रखते हैं, क्या हो
हो जाएगा, एच की वैल्यू रखो पी एक्स स्क्र अपॉन में 2m प्लस में वी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी और c के साथ कम्यूट करवाना है तो ये क्या हो जाएगा, a कम्यूट करेगा c के साथ प्लस में b कम्यूट करेगा c के साथ। ओके, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जब ये वाला फैक्टर पहले इससे कम्यूट करेगा फिर इससे कम्यूट करेगा तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट फैक्टर में बाहर लिख लेती हूँ 1/2m पी एक्स स्क्र पी एक्स के साथ कम्यूट करेगा और फिर प्लस में क्या है वी ऑफ एक्स कम्यूट करेगा पी ऑफ एक्स के साथ। ओके, ठीक है, तो अब हम जानते हैं कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, उसके अंदर क्या होता है भाई, ये सेल्फ कम्यूटेटर होता है, मतलब अगर खुद के साथ कम्यूटर देखेंगे तो वो जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो पी एक्स का पी एक्स के साथ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू अपनी जीरो हो जाएगी। ठीक है, और तो बच गया क्या हमारे पास, क्या बच गया, पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स बच गया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि कम्यूटेटर को हम सिंप्लीफाई क्या करते हैं, अगर ए और बी का कम्यूटेटर है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी माइनस बी ए। तो ये क्या हो जाएगा, वी ऑफ एक्स पी एक्स माइनस के पी ऑफ एक्स वी एक्स। अब ये तो कोई सिंप्लीफाई नहीं हुआ, तो मतलब क्या है, इस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि किसी फंक्शन पर जब हम इसको लगाएंगे तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो अब हमें कोई फंक्शन चाहिएगा, कोई फंक्शन हम मान लेते हैं जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, ये हमारी वैल्यू आई हुई है वी ऑफ एक्स पी एक्स माइनस के पी ऑफ एक्स वी एक्स। अब मान लिया मैंने किसी साई फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया और हमारे पास हम जानते हैं पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के आइटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू भी रख देते हैं और एक फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं, पी ऑफ एक्स माइनस के आइटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स माइनस के आइटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स और पी ऑफ एक्स, इसे फंक्शन साई पर अप्लाई कर दिया हमने। अब देखो इस फैक्टर को मैं कॉमन फैक्टर था तो पहले साई फंक्शन अंदर लेके आता है, पी ऑफ एक्स माइनस के आइटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स साई एक्स, एक्स का ही फंक्शन ले लेते हैं। ओके, अब और माइनस प्लस हो जाएगा, आइटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स पी ऑफ एक्स एंड साई एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव करना है दो फंक्शन का, तो अब क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव कर देंगे, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये ऐसे हमारा प्रोडक्ट रूल लगता है। ओके, तो इसको अप्लाई करते हैं हम, ये फैक्टर मैं बाहर लिख लेती हूँ, आइटा एच कट पी ऑफ एक्स कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स साई एक्स और प्लस के आइटा कर्ल एच कट वी ऑफ एक्स को एज इट इज रखा मैंने और कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स साई एक्स। और अब मैंने क्या किया, सेकंड फंक्शन को बाहर लिखा और फर्स्ट का कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स पी ऑफ एक्स। ओके, अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, ये माइनस के आइटा एच कट पी ऑफ एक्स कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स साई एक्स प्लस के आइटा एच कट पी ऑफ एक्स कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स साई एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, ये आइटा एच कट साई एक्स और कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स वी ऑफ एक्स। ओके, तो अब देखो इन स्टेटमेंट को देखो, ये वाली वैल्यू नेगेटिव में है, वी ऑफ एक्स और साई एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, साई एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव वी एक्स और ये, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो बच गया क्या हमारे पास, ये वैल्यू बच गई। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अब हमने फंक्शन लगाया था, इस फंक्शन को तो हटा देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या बची, आइटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स वी ऑफ एक्स, ये हमारी वैल्यू बची है अब लास्ट में। और अब हम सॉल्यूशन के ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो इनमें से हमारी ये वैल्यू आई है ना, आइटा एच कट कर्ल वी अपॉन में कर्ल एक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये इजी था क्वेश्चन था, मैंने डिटेल सॉल्यूशन बताया इसका आपकी ताकि समझ में आ सके, वैसे अगर हमें आता होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है कोई mx5 बिलोंग टू द पॉइंट ग्रुप, उसका पॉइंट ग्रुप हमें बताया हुआ है कि क्या है, D3H है। अब D3H है तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है,
को देख के हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या था, C3 एक्सिस थी और इसके अंदर सिग्मा एच प्लेन पास कर रहा है। ओके, तो इसने आगे बोला हुआ है इलोंगेशन ऑफ बोथ ऑफ द एक्सियल mx बॉन्ड, मतलब हम जब एक्सियल बॉन्ड है उसको इलोंगेट कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा, इल्ड मतलब ए। इसे बताया हुआ है ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, हमने एक mx एक्सियल वाले बॉन्ड को इलोंगेट कर दिया तो हमें ए मॉलिक्यूल मिल रहा है। और जब हमने इलोंगेशन कर दी किसी इक्विटोरियल बॉन्ड की, इनमें से ये 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है, 2 एक्सियल बॉन्ड है, ये वाले एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है, इनको इलोंगेट कर दिया तो हमें बी वाली कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। तो इसे पूछा हुआ है ए और बी के पॉइंट ग्रुप क्या क्या होंगे। तो इस मॉलिक्यूल को देख के आपको क्या पता चल रहा है, इसके अंदर से C3 एक्सिस ऐसे पास करेगी, 120 की रोटेशन करवाते हैं हम, C3 एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन पास कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एच प्लेन होता है हमारे पास। तो जब हमने एक्सिल वाले बॉन्ड को इलोंगेट करवा दिया और C3 एक्सिस हमारी ऐसे पास कर रही थी तो इनकी रोटेशन करवाएंगे तो वही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी और फर्स्ट वाला ऊपर वाले की नीचे वाले की इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, C3 एक्सिस तो हमारी प्रेजेंट है ही और जब हम इसके पैरेलल परपेंडिकुलर प्लेन पास करेंगे, पैरेलल प्लेन भी पास करता है और परपेंडिकुलर भी, परपेंडिकुलर प्लेन को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एच बोलते हैं। तो सिग्मा एच भी यहाँ पे वो है एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि तीनों एक्स से तो हमारा प्लेन पास कर जाएगा और ऊपर वाला नीचे वाले की एग्जैक्ट मिरर इमेज बन रहा है तो हमारा ये प्लेन भी पास कर रहा है तो इसके अंदर क्या है, सिग्मा एच भी है। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट ग्रुप क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा D3H। ठीक है, तो D3H यहाँ है, यहाँ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब सेकंड देखते हैं इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है इलोंगेशन करनी है हमें इक्विटोरियल बॉन्ड की। तो इक्विटोरियल बॉन्ड की जब हम इलोंगेशन करवाएंगे, मतलब ये 3x के बॉन्ड है, इनमें से किसी भी CX बॉन्ड को इलोंगेट कर दो, खींच दो। ठीक है, 2 बॉन्ड एक तरफ है। अब एक्सिस देखो, अगर हम ऐसे पास करवाएंगे एक्सिस तो ये तीनों की तो अगर हम 120 रोटेशन करवाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम नहीं आती। तो C3 तो इसके अंदर है ही नहीं, C3 एक्सिस तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो अब देखो हम C2 पास करवाएंगे, कोई अगर ऊपर लेवल की वो देखेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो भी नहीं पास करेगी। अगर यहाँ से 40 डिग्री पास 90 डिग्री करवाएंगे, C4 में 90 डिग्री की रोटेशन होती है ना, तो हम C4 करवाएंगे तो भी एक्स वाली यहाँ पे जाएगी और ये यहाँ पर तो मिरर इमेज तब भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब क्या है, C2 पास करवा के देखेंगे हम, जब हमने किसी एक एक्सिस की जो इलोंगेट की है उसी के अलोंग हमने C2 पास करवा दी। यहाँ से जैसे हमारी C2 निकलती थी इस केस के अंदर, यहाँ से जैसे हमने C2 पास करवा दी तो ये दोनों तो आपस में मिरर इमेज बन रही है एक्स वाले, और जो इलोंगेट करवाया था वहां से पास करवाई है, ऊपर वाला एक्स भी नीचे वाले एक्स की मिरर इमेज है तो यहाँ से C2 तो पास कर गई। और प्लेन देख लो, प्लेन कैसे पास करेगा, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर प्लेन तो पास कर नहीं सकता, मतलब जिस एक्सिस को हमने इलोंगेट किया है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करवाएंगे तो वो तो पास कर नहीं सकता, मॉलिक्यूलर प्लेन पास कर सकता है कि ऊपर वाला नीचे वाले की मिरर इमेज बन जाए। तो यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, सिग्मा वी लाई कर रहा है, तो ये क्या पॉइंट ग्रुप बन जाएगा, इससे C2V पॉइंट ग्रुप बन जाएगा। तो ऑप्शन देख लो हमारा क्या है, इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो फोर्थ हमारा सही आंसर है। C3 एक्सिस तो यहाँ पे पास ही नहीं कर रही थी, एक ही ऑप्शन बच गया, प्लेन देखने की भी जरूरत नहीं है हमें, तो ये फोर्थ आंसर हमारा ठीक आ गया। इसके लिए हमारा D3H पॉइंट ग्रुप बन जाएगा और इसके लिए हमारा C2V पॉइंट ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC की अरेंजमेंट दी हुई है, पैकिंग ऑफ अ मोनोटोमिक सॉलिड, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल होल विद इन द यूनिट सेल, क्या क्या होंगे। तो हम जानते हैं FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वो होल होते हैं और ऑक्टाहेड्रल होते हैं, तो ये कितने कितने होते हैं। तो टेट्राहेड्रल होल के लिए हमें ये देखना होता है, ये तो हमारे 8 होते हैं, टेट्राहेड्रल होल तो हमारे 8 होते हैं और ऑक्टाहेड्रल होल हमारे इनके हाफ होते हैं। तो मतलब अगर ऑक्टाहेड्रल हमारे 4 है तो टेट्राहेड्रल उसके ट्वाइस हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट के अंदर देख लो इसका क्या सोल्यूशन है, यही एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें पहला 8 है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें भी यही है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि 3 तो हमारे एज सेंटर के ऊपर होते हैं और एक हमारा होता है बॉडी सेंटर के ऊपर।
होल ओक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल वाले इसके ट्वाइस होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो हमारी क्या दी हुई है। कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमें बी इज ट्वाइस एज हैवी एज मॉलिक्यूल ए। मतलब जो बी मॉलिक्यूल है उसका मास बताया हुआ है हमें कि वो ए मॉलिक्यूल का ट्वाइस है। तो मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है हमें, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बी। मतलब ये इसका इतना हैवी है। द रेशियो ऑफ द थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ए टू दैट ऑफ द मॉलिक्यूल बी। तो हमें रेशियो बतानी है, किसकी बतानी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो बतानी है कि वो कितनी होगी इसके अंदर। तो हम जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर हम क्या इक्वेशन यूज करते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√2πm kBt, अंडर रूट में होती है ये वैल्यू। ठीक है, तो हमारी वेवलेंथ इस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो लैम्डा है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम के मास के। तो हमें ए और बी के लिए दिया हुआ है, तो हम लैम्डा लिख लेते हैं फॉर लैम्डा मॉलिक्यूल ए के लिए इसका मास एम ए, और बी मॉलिक्यूल के लिए अंडर रूट में 1/√mb। तो अब हम इन दोनों की रेशियो लेनी है ना, लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा बी देखना है हमें निकाल के क्या आएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर चला जाएगा एम बी का मास अंडर रूट ऑफ एम ए। अब हमें एक चीज़ और मेंशन की हुई है इन्होंने कि मास क्या है इसका ट्वाइस है ए वाला बी के। तो ये क्या हो जाएगा, बी वैल्यू रख दीजिए, की वैल्यू रख देंगे हम, क्या दी हुई है जो दी हुई है इसके अंदर फर्स्ट वाले की दी हुई है, किसने बोला मॉलिक्यूल बी इज ट्वाइस एज हैवी एज ए, ये बोला हुआ है जो बी मॉलिक्यूल है वो ए का ट्वाइस है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दी हमने √2ma अपॉन में √ma। तो ये क्या हो गया, एम ए से एम ए कैंसिल हो गया, तो ये √2/1 आ गया। तो रेशो किसके इक्वल आ गई हमारी, √2:1। तो ये हमारा आंसर है। सोल्यूशन देख लीजिए क्या है, ये दी हुई है हमारी वैल्यू, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ये इक्वेशन हमें याद करनी होगी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए ये इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं, ये क्वांटम का एक पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन द प्लॉट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट के। मतलब हमें क्या देखना है, के का ग्राफ देखना है 1/t के विद रिस्पेक्ट टू, और इक्वेशन कौन सी है, अरहेनियस इक्वेशन है। अब हम जानते हैं कि अरहेनियस इक्वेशन क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन लिया हुआ है। हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ए फैक्टर टी की माइनस ये अपॉन में आर टी। अब हमें ग्राफ किसका देखना है, के और 1/t का ग्राफ देखना है ना। तो क्या करते हैं हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए टी की माइनस के ई/आर और इस फैक्टर को हम लिख लेते हैं 1/t। अब ई ए बाई आर ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मान लिया मैंने x, और 1/t को मान लिया मैंने इसको सॉरी मान लिया हमने a और इसको मान लिया x। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, a e की माइनस के a इंटू में x। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मिल रहा है हमें, और एक्सपोनेंशियल में भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि माइनस साइन है। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ देखना है हमें क्या है। तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या क्या है हमें दिए हुए है। देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो वैसे नहीं हो सकती क्योंकि हमारा ग्राफ क्या है, एक्सपोनेंशियल में आ रहा है और डिक्रीजिंग में आ रहा है। अब देखो ये वैल्यू क्या है, ये इंक्रीजिंग में दी हुई है, तो ये यही एक फैक्टर है जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सॉल्यूशन है हमारा इसका। एक और बात, ये जो इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है ये एल एन के लिए और 1/t के लिए ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ। बट हमसे पूछा तो ये हुआ था ना रेट कांस्टेंट का और 1/t का, तो ये फर्स्ट वाले ग्राफ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
हाँ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बोला हुआ है फॉर द 0.001 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 CaCl2 एंड KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डीबे लेंथ। तो डीबे लेंथ डीबे लेंथ का ऑर्डर पूछा हुआ है। अब हम जानते हैं कि डीबे लेंथ हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डीबे लेंथ हम जानते हैं कि लेंथ जो हमारी आयनिक स्ट्रेंथ है उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, CI/ZI का समीशन होता है। यहाँ पे C क्या होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होता है, और Z क्या होता है, हमारा चार्ज का फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, AlCl3 दिया हुआ है, CaCl2 दिया हुआ है, और KCl दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इक्वेशन बनती है, उनके लिए हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या आती है, और उसके लिए आयनिक स्ट्रेंथ क्या क्या निकलती है हमारी। तो जैसे मैंने पहले लिया AlCl3, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा आयनिक स्ट्रेंथ का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये 3Cl के मोलिक्यूल बनेंगे ना, इसकी तो 0.001 हो जाएगी, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने मेंशन की हुई है भाई, इतने मोल होगी तो 001। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 0.001, क्योंकि चार्जेस के ऊपर 3 है ना, और प्लस में 0.003 इंटू में 1 चार्ज है ना इसके ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.006 आयनिक स्ट्रेंथ इसकी। सेकंड हमारा दिया हुआ है, सेकंड क्या दिया हुआ है, CaCl2, ये क्या हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव, किसमें डिसोशिएट होगा ये, और Cl नेगेटिव 2 मोलिक्यूल, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.001 की, कितनी हो जाएगी 0.002। तो अब यहाँ से आयनिक स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, इसकी कितनी होगी, ये आ जाएगी 0.001, और प्लस में 0.002, यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 चार्ज है ना, इसकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.004 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं हम KCl के लिए। KCl क्या है, K प्लस में और Cl नेगेटिव में, तो इसके लिए हमारी आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 0.001 मोल हो जाएगी, और इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन हमारी 0.001। ठीक है, तो हमारा आई कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू में 0.001 प्लस में 0.001 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.002 हो जाएगा आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ से तीनों वैल्यू को देखो, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी लग रही है हमें, KCl की लग रही है, और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो हमें पता है कि जिसकी आई जितनी ज़्यादा होगी उसकी डीबे लेंथ उतनी ही कम होगी। ओके, तो सबसे लास्ट में हमारा AlCl3 होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, Cl3 सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये और ये है, और KCl की हमारी वैल्यू कितनी आई है, 0.01 आई है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, AlCl3 की सबसे ज़्यादा थी तो ये सबसे लास्ट में, उसके बाद ClCl2, और KCl की सबसे कम थी तो इसकी डीबे लेंथ सबसे ज़्यादा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, इसकी क्या दी हुई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माइसेल्स फॉर्मेशन अबव द क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसने ये क्वेश्चन हमारा सरफेस केमिस्ट्री से दिया हुआ है इन्होंने, और ये पूछा हुआ है कि जो बस स्टेटमेंट दी हुई है ये पूछ रखा है कि बताओ ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो इसमें बोला हुआ है माइसेल्स फॉर्म अबव द क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन,
तो ये इसने सही बोला हुआ है कि जो हमारी मेटल्स की फॉर्मेशन होती है वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होने पर ही होती है, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसने क्या बोला हुआ है, मेटल्स फॉर्म अबव द क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकी सही दी हुई है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाकर भाई बताओ ये दोनों सही है या नहीं है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स राइट है यहाँ पर, तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वांटम का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इजी सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है e की माइनस के आइटा की एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स विद द आइगन वैल्यू। तो मतलब अगर इस फंक्शन को इस मोमेंटम के ऑपरेटर पर लगाएंगे, ऑपरेटर इसके ऊपर लगाएंगे, तो आइगन वैल्यू पूछी हुई है हमसे क्या आएगी। तो हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, देखो क्या होगा। पी ऑफ एक्स लगाना है हमें e की आइटा ये एक्स के ऊपर। पी ऑफ एक्स हम जानते हैं माइनस के आइटा एच कट कर्ल पॉइंट में कर्ल एक्स के इक्वल होता है ई की आइटा के एक्स। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल का, तो क्या होता है, इसकी पावर तो आगे आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर एज इट इज लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस के आइटा एच कट आइटा के, और ये ई की आइटा के ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको देखो अभी क्या हो गया, ये माइनस का बाहर है आइटा का स्क्वायर एच कट और के। तो अब हम जानते हैं कि आइटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, क्योंकि आइटा होता है हमारा √-1। तो आइटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। तो -1 तो वहां से और माइनस ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एच कट के आ जाएगी। अब ऑप्शन देखो ये दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट देखो क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन की। वैसे तो ये क्वेश्चन हम पेरिसाइक्लिक में भी पढ़ते हैं, बट नॉर्मली ये हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है, तो मैं यही करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वांटम से भी रिलेटेड है। हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम कहाँ पढ़ते हैं, क्वांटम के अंदर पढ़ते हैं। तो इसने स्टेटमेंट दी हुई है ये, द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोरस्पॉन्ड टू दिस। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमें ये ऑर्बिटल दिया हुआ है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या है, एक नोड दिया हुआ है हमें। ठीक है, और ये पूछा हुआ है इसने, ये बताओ किसके लिए बिलोंग करता है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो हमें स्टेटमेंट में, पेंटाडाइनाइल कैटायन, पेंटाडाइनाइल एनायन, इनका होमो और लूमो पूछा हुआ है। अब देखो पेंटाडाइनाइल कैटायन की एक को लिख लेते हैं, पेंटाडाइनाइल कैटायन कैनायन, तो इसकी क्या हो जाएगी 5। कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज, डाइनाइल है, हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर दो, एच एच, और ये, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, और कैटायन में हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो क्या होगा, 5 एनर्जी स्टेट लिखे जाएंगे हमारे। ये मैंने लिख लिया कैटायन के लिए, और ये मैंने लिख लिया एनायन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लेते हैं, कैटायन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैटायन के अंदर हम 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, और एनायन में कितना हो जाएगा हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या होगा, इन दोनों को देखो, एनायन में अब ये क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम होमो, हाईएस्ट ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा लूमो हो जाएगा। और यहाँ पे कैटायन के केस में देखो ये क्या है हमारा होमो है, और ये क्या है हमारा लूमो है। तो इसने पूछा हुआ है, अब एक चीज और देखो, इसने पूछा हुआ है भी कौन सा, ये होमो है कि लूमो है, और एक नोड है। तो जब ग्राउंड स्टेट होती है हमारे यहाँ पर 0 नोड होते हैं, और यहाँ पे 1 नोड होते हैं। तो ये केस दिया हुआ है हमें, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये ना तो होमो बन रहा है ना लूमो बन रहा है, तो एनायन का केस तो हमारा वैसे नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये क्या है, कैटायन का होमो बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा होमो पेंटाडाइनाइल कैटायन। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है।
तो पार्ट बी के मैंने आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने 11 करवाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा नॉर्मली हम पेरिसाइक्लिक में सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे पार्ट बी में आए हुए थे एंड इनका सॉल्यूशन मैंने ब्रीफ में आपको समझाया है अच्छे से। अपनी तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।